नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे मेहमान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। साथ ही उनकी रुचि साहित्य के प्रति भी है। उन्होंने विविध विषयों में कविताएं एवं पुस्तकें लिखी हैं। स्वागत कीजिए श्री उदय शंकर पंत जी का। उदय जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। उदय जी, क्योंकि आप विदेश मंत्रालय भारत सरकार में प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स हैं, तो सबसे पहले बताइए क्या रोल रहता है इस पोजीशन का। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अकाउंट्स वित्त, जितने भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रखा जाता है, चाहे वो कोई प्राप्तियां हों या भुगतान हों। वो कई तरह के होते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे मंत्रालय में हमारे अपने डिविजन्स तो हैं ही जो बड़े कई किस्म के एक्सपर्टीज़ के एरियाज़ में काम करते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे 200 के लगभग मिशन बाहर हैं। तो उन सब का वित्तीय व्यवस्था करना, वित्तीय प्रबंधन करना, उनकी खर्चे और आय की जानकारी रखना, जैसे पासपोर्ट फीस है, वीज़ा फीस है, आजकल हमारे ऑनलाइन वीज़ा के भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब के पीछे जो लंबा चौड़ा तंत्र होता है, मकड़ जाल सा ट्रांजैक्शंस को मैपिंग का, वो काम हम करते हैं। उसके अलावा हम इंटरनल ऑडिट नाम की एक चीज़ होती है जो कि इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है चीफ एग्जीक्यूटिव को कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इंटरनल ऑडिट भी हम करते हैं। लगभग मोटा मोटी यही काम करते हैं। उसके अलावा बैंकों से कैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, बोथ रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर, हाउ टू डील विथ, हु ऑल टू डील विथ, and also when we allow people to spend money, then we have to go by the available budgetary authorizations by the parliament. So we ask all these questions: how, what, who, why, how much. So लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस होते हैं। समय समय पर कैश मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं। मंथ टू मंथ प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर देखना पड़ता है। मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू करना होता है। उसका रिपोर्टिंग करना होता है। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो वेबसाइट में उनको दिखाना होता है। तो यही सब चलता रहता है हमारा 24/7 365 डेज। और क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है तो टैक्स पेयर को भी रुचि होगी अकाउंट्स जानने में। तो जब इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स की बात आती है, आपको लगता है कि एक आम टैक्स पेयर आसानी से समझ लेता है बही खाते? देखिए, आम टैक्स पेयर को आसानी से समझना इतना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स होते हैं वो जैसे बजट में जिस तरह से दिए जाएं उस तरह से दिए जाते हैं। कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है, कोई सब स्कीम है, फिर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मोटा मोटी इतना पैसे में से इतना खर्चा हुआ, ये आसानी से लोगों की समझ में आता है। ये समझ सकते हैं कि इसमें से कितना रख रखाव में है और कितना चीज़ों के कैपिटल एसेट जनरेशन में या प्रोडक्टिव स्पेंडिंग टू गेट द डिलीवरेबल्स और द रिजल्ट्स। तो दैट इज़ समथिंग दे कैन अंडरस्टैंड बाय हैविंग ए समरी काइंड ऑफ थिंग। बट नाउडेज वी हैव सम काइंड ऑफ simplified provisions also, where we make charts and graphs and present it that way, ताकि रंग देख के और वो लाइनें देख के लोग कुछ ट्रेंड समझ जाएं। तो ये कोशिश रहती है हमारी। तो जब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है और अगर हम इसकी तुलना कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करें, तो मोटे तौर पे फ़र्क क्या है? मोटे तौर पे कोई खास फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एवरीथिंग इज़ डन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल from their resources, and it has to be reported to them on each occasion, depending upon what kind of legislation is and constitution is there in any country. मोटे तौर पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होता है प्लानिंग, बजटिंग, बजट एग्जीक्यूशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट, और उसके बाद ऑडिट और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट जिसको हम कहते हैं। जो पार्लियामेंट की कमिटी वगैरह होती हैं जो इनका on behalf of the people of any country, they do that kind of oversight and hold people accountable for any departures or wrongdoings if they are not satisfied that departures were not in the right earnest or in public interest. तो उदय जी, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ, वो तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और फिर 1 मार्च 1976 को जो हिस्टोरिक रिफॉर्म आया पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ यूनियन का फिर उससे अलग हो गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में
ऑडिटिंग और अकाउंटिंग एक ही व्यक्ति किया करता है, जैसे पुराने राजाओं के ज़माने में भी होता था। उसका कारण ये था कि दे नेवर वांटेड एनी ट्रांसपेरेंसी। द सेम अथॉरिटी विच वाज कीपिंग ऑडिट, दे वर आल्सो कीपिंग अकाउंट्स। It evolved alongside the British rule, direct British rule in India in 1858. 1864 में मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया, क्योंकि मिलिट्री अकाउंट्स का ज़्यादातर रोल रहता था। तो अर्ली पीरियड में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद भी सब कुछ होम गवर्नमेंट करती थी। होम गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट लंदन में होती थी, यहाँ की गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट कहते थे। तो होम गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा करते थे, तो उसमें डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ वो अलग उन्होंने कर लिया, ताकि किसी को पता ना चले, होम गवर्नमेंट ज़्यादा जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर ऑडिटर जनरल बना दिया। पहले इसको अकाउंटेंट जनरल कहते थे, जो आज के हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। सो सम टाइम आई थिंक 1884 के आसपास इन्होंने उनको फिर ऑडिटर जनरल बना दिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में रखा। तो बाद में इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा पहले भी इनको थोड़ा स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया हमारे ऑडिटर जनरल को, कि दैट वाज इन लाइन विद द गुड प्रैक्टिसेस all over. So the independent audit was considered to be, more important. So all these reforms of late 18th century, late 19th century, so they not late 18th century and early 19th century. तो उसमें फिर इनकी अलग इम्पोर्टेंस होने लगी। फिर बाद में रेलवेज़ को अलग कर दिया। 1925 to 1929 के बीच रेलवेज़ ट्रांजेक्शन वर सेपरेटेड। फिर देवर 1924 में एक्सपेरिमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज का पार्ट उत्तर प्रदेश है जी, तो काफ़ी बड़ा था पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बाद में उसको अबेंडन कर दिया फॉर कॉस्ट कंसिडरेशन। दे थॉट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू हैव सेपरेट सिस्टम्स। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो है, शुरू से ही इसमें ये डिबेट जारी रही कि दे शुड बी सेपरेट फंक्शंस, क्योंकि इफ़ यू आर सेम अथॉरिटी, इफ दे आर कीपिंग अकाउंट्स इज ऑल्सो ऑडिटिंग देम, इट इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप अपनी ही गलती निकाल सकते हैं, छोटी मोटी, बड़ी गलती को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, अंडर द कारपेट डालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये सब होते होते अल्टीमेटली इट कल्मिनेटेड इनटू 1976 दिस डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जबकि ये अकाउंटिंग फंक्शन वाज सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिट फंक्शंस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अभी भी वही है अनफॉर्चुनेटली, और वट एवर रीजंस मे बी स्टेट गवर्नमेंट्स फाइंड इट ईजियर। पर वहाँ पर भी आपको लगता है कि नेचुरल प्रोग्रेशन है, समय के साथ बदलाव होगा? होना चाहिए, हो जाता अब तक, पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दे वांट सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुट द बिल ऑफ एजीज सिस्टम, सो दे फील हैप्पियर देयर। वरना आजकल तो अब ज़्यादातर डिजिटाइज सिस्टम्स हैं। कई कंट्रीज़ के अपने ट्रेजरी सिस्टम बड़े इवॉल्व हैं, जैसे कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, even UP, Tamil Nadu हैं। So they have their own computerized systems, and most of the work is done by them. Only back-end consolidation and other treatment and refining of the of the data is done by the AGs. कालांतर में होना चाहिए, आज नहीं तो कल होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपने जब सिविल लेखा परीक्षा पास की 1982 में, थोड़ा बताइए, आपने कहा मिलिट्री ओल्डेस्ट प्रोफेशन था, फिर अकाउंटिंग भी नंबर 2 ओल्डेस्ट प्रोफेशन, तो शुरू से आंकड़ों के प्रति रुझान था या एकाएक सिविल लेखा परीक्षा में आना हुआ? सत्य बात यह है कि हमारी सिविल सर्विस जो है, इसका फिलॉसफी है लॉर्ड मैकॉले की फिलॉसफी, हु वाज ए गुड philosopher also. His view was that intelligence is transferable. If you do well in medicine, you can be a good accountant also after orientation. तो हमारी सिविल सर्विस उसी पे काम करती है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हर कोई चाहता है कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए या फॉरेन सर्विस में जाए, दो होते हैं। उसके बाद जो मिल जाए जिसको, उसी से तसल्ली कर लेते हैं। आई हैड ओनली ऑप्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, बिकॉज मुझे लगा कि ये नया एक सिस्टम है, छोटी सर्विस है, दिल्ली में हम लोग रहते थे, तो दिल्ली बेस्ड है मोर और लेस, प्लस इसमें नया ऑर्गेनाइजेशन में काम आप करें तो इट इज़ विजिबल ऑल्सो। पुराने सिस्टम में कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एवरीबडी नोज कि इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग दे विल से व्हाई आर यू री इन्वेंटिंग व्हील। तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में हम लोग जब आए शुरू में, तो हमारा बड़ा मैनुअल काइंड ऑफ सिस्टम्स वर देयर, एवरीथिंग वाज मैनुअल।
बाद में हमने एक टॉप डाउन सिस्टम में एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, मैं खुद उसे देखता था। तो उसमें हर एक मंत्रालय से हम उनके अकाउंटिंग डेटा बुकलेट लेके उसको अपने यहाँ पंच करते थे, एंड देन गेट द प्रिंट आउट फ्रॉम साइबर कंप्यूटर इन पुष्प भवन साकेत, एंड देन ब्रिंग इट, देन फाइनल अकाउंट्स वे जनरेटिंग। इस सब प्रोसेस में 5-6 महीने लग जाते थे, बट स्टिल इट वाज ए बेटर सिस्टम देन द ओल्ड सिस्टम वेयर वी डिडंट हैव एनी कंसोलिडेटेड व्यू in year financial reporting systems we didn't have। तो इससे मैं शुरुआत की। उसके बाद में हमने फुली कंप्यूटराइज सिस्टम्स बनाए। पहले फुली कंप्यूटराइज पे एंड अकाउंट सिस्टम बनाए, उसके बाद मिनिस्ट्री लेवल पे उसको कंसोलिडेशन का लिंकेज किया, फिर ग्लोबल लेवल पे आज की डेट में हमारा ई लेखा में आपको नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। देन वी आल्सो हैव we planned it for mapping the expenditure of the development plan schemes, that CPSMS, Central Plan Scheme Information System, but now we have recasted it to Public Finance Management System, जिसमें कि we are mapping all transactions। और हमारा ई पेमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई पेमेंट गेटवे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन CGA उसको कर रहा था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स PFMS because everything we want to do it from there। So we have walked new paths, not traveled on beaten paths। So काफ़ी कुछ किया। पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो 76 में हमने बैंकिंग सिस्टम, ट्रेजरी की जगह बैंक्स का सिस्टम शुरू किया, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड पावर्स वर देयर, पेमेंट, अकाउंटिंग, एवरीथिंग। Every ministry has a chief controller who advises the chief accounting authority, that is the secretary of the government department or ministry। We also introduced internal audit which was not there। तो 76 के बाद हमने काफ़ी नए मैनुअल्स बनाए, चार्ट ऑफ अकाउंट को फिक्स किया, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वी डिड, ट्रेनिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट किया, बिकॉज वी ओवरनाइट सडनली वी आर टोल्ड कि हाँ भाई अब आपने यू आर सेपरेट। I think with this small investment and resources and manpower, we have done exemplarily and exceedingly well। तो अगर आपके बचपन की बात करें, आप तो उत्तराखंड से हैं, पिथौरागढ़ से, थोड़ा बताइए, जब पहाड़ियों पे आप पढ़ाई करते थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आपको पहले से था कि मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बड़ी रोचक बात होनी चाहिए आपके लिए। मेरी पैदाइश भवाली में हुई थी। मेरे पिताजी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे। उससे पहले वो बड़े लेवल के फ्रीडम फाइटर थे। तो जहाँ वो जाते थे हम वहाँ चले जाते थे। जब वो भवाली में थे तो हम पैदा हो गए। उसके बाद अलग अलग जहाँ गए वो हम वहाँ पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिविल सर्विस नाम का तो पता ही नहीं होता था हमारे ज़माने में। हमें तो जब पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी हमें नहीं पता होता था कि करना क्या है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, आई वाज 19 ईयर प्लस, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये था कि चलो भाई वीडियो साहब के बच्चे हैं तो 3rd से शुरू करेंगे। आवर बेसिक एजुकेशन वाज एट होम। उसमें जो नेशनलिज्म की बातें और वो मॉरल स्टैंडर्ड्स की बातें, वो सब पेरेंट्स से सुन के, और हमारी प्रेयर्स जो होती थी उसमें भी उसी किस्म के श्लोक और प्रार्थनाएं होती थी, तो उससे काफ़ी फाउंडेशन अलग होती है। तो व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज वेरी स्मॉल आल्सो इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड फिजिक, तो माय फादर टोल्ड मी, अच्छा अब तुमने पूरा हो गया तो एक बार और कर लो। तो मैं दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिर हिस्ट्री में। देन फिर भी वी डिडंट नो व्हाट टू डू। तो हमने कहा अब रिसर्च करते हैं। केम टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, MPhil करके PhD कर रहे थे, तब पता चला यार नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो देन आई टूक अप ए जॉब इन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एज ए रिसर्च एसोसिएट, एंड आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट, बिकॉज उस ज़माने में वी डिडंट वांट टू बी ब्यूरोक्रेट्स। तो हमने कहा एकेडमिक काम करेंगे। ICSSR इज़ एन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी। तो हमने कहा माइट एज वेल ट्राई आउट बीइंग इनसाइड द ब्यूरोक्रेसी, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। तो तब जाके हमने सोचा कि हाँ भाई सिविल सर्विस में जाना है एट द एज ऑफ 24। तो यानी बचपन से कोई बचपन से नहीं था, यानी कोई युवा ये कार्यक्रम देख रहा है आज सवेरे और वो कहता है कि वो 20, 21, 22 पे कंफ्यूज्ड है, आप ये कह रहे हैं लाजमी है बस चलते चलो।
हाँ बिल्कुल, जो लाइफ में यू हैव टू फ्लो विद द करंट। और ख़ास तौर से आजकल तो अब बहुत किस्म की हैं, इंफॉर्मेशन है, टीवी है, रेडियो है, अखबार हैं, लोग हैं, लोगों का देशाटन बढ़ गया है, आना जाना है, लोगों के रिश्तेदार दोस्त वगैरह से पीयर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। लोग बहुत, अभी आपको ये जान के हैरत होगी कि ज़्यादातर लोग नैनीताल, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में दे वर हैप्पी बीइंग क्लर्क्स देन गोइंग आउट एज एन ऑफिसर आउट ऑफ दिस। वो कहते थे घर की आधी भली, घर में रहेंगे अपनी जानी पहचानी जगह, इन ए स्मॉल वर्ल्ड दे वर हैप्पी। तो उसके नफ़ा नुकसान हर चीज़ का होता है, तो वो है। लेकिन अल्टीमेटली हर कोई तो सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। तो जहाँ राह है वहाँ चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ राह तो हर एक के लिए नहीं होती। तब यू हैव एवरीथिंग हैज़ ए करियर एंड पोटेंशियल नाउअडेज। और यही आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है। हाँ बिल्कुल, कंटेंटमेंट ज़िंदगी में तभी आता है जबकि आप अपने वर्तमान से प्रसन्न रहें। जब आप कंटेंटेड रहेंगे तो आप कंटेंटेड होंगे, साथ में आपकी हैप्पीनेस विल आल्सो कम टू यू। आपसे गुजारिश करेंगे कि जीवन का जो फ़लसफ़ा है आपका उदय जी, उसे आप कविता के माध्यम से व्यूअर्स तक पहुंचाएं। ये मेरी लगभग नई कविता है। ये भी एक किस्म की is a blend of philosophy and happiness. The title of this is The Eternal Happiness. I was always told there are heavens and I should look to be there one day. Everyone is equal and at peace there, no quarrels, issues, no envy or enmity, no greed, no violence, no one competes evil or compete for compassion. What prevails then is the eternal happiness. Each one for others, they are one for all, and the all for one. Everything is harmony. Everything is in harmony. Nothing is exclusive. Everything is inclusive. Ever since I look up without trying go up, just wondering about what will then happen here on the earth. If everything we aspire for is going to be in heaven, then what are we here for? So we should try to make heaven here. That is my one set of philosophy and view. Another one? Can Very I nice. read one? Absolutely. Balancing by time. I go by my understanding based on profound reason. Neutral, unbiased to the core. Whatever be provocation. Trust you need bestow on the time, if not on myself. Time takes its own time, without taking the speed of your overestimation. It expects the milestones and the course of its own, though I would agree to, you may have expectation. Maybe bit unrealistic too, but open to appreciation. With us, results we produce someday and somewhat similar to what you want, in spite of my constraints, without reasonable limits, albeit balanced by time. Very nice. So, sir, as you write these poems with all the sensitivities involved, can I ask you what is the purpose of life according to you? Well, purpose of life is to live well and live well, and what you earn, what you learn, you return to the society, because everything happens here. There is no life after death. My views. तो जो लोग कहते हैं जी जीवन संतुलित नहीं चल रहा, असंतुलन बहुत है, उन्हें आप कविता के माध्यम से क्या कहेंगे? उससे पहले मैंने 2 अंग्रेजी में पढ़ी, तो एक हिंदी में पढ़ देता हूँ। इसका टाइटल है गीत मीठा सा। अच्छा। कौन कली कब खिल गई, कौन यहाँ पड़ा बेहोश है, उम्र के रहते ही जिंदगी को आजमाना चाहता हूँ। बंद दरवाज़ों में सिमटी रात आज तक खामोश है, खामोशियों में मैं उसकी हर अदा देखना चाहता हूँ। चांद दस्तक तो देता है आज भी दहलीज पर मेरी, लेकिन इरादे क्या हैं उसके ये समझना चाहता हूँ। बेवजह भटकते रहे हैं मैं भी और तेरे अरमान भी, अब सुकून का कोई आशियाँ मैं बनाना चाहता हूँ। भागती फिरती दुनिया का मैं एक तलबगार सा,
4 पल बस आराम के मैं भी बिताना चाहता हूँ। पंछियों के सुरों में कैसी मिठास ये बिखरी पड़ी है, कोई गीत मीठा सा इधर मैं भी गुनगुनाना चाहता हूँ। बहुत खूब। आपकी इतनी पुस्तकें आपने लिखी हैं, कुछ पुस्तकें यहाँ पर टेबल पे भी पड़ी हैं। मैं उनके शीर्षक के और भी ज़रूर चाहूँगा कि आप बताएं कि शीर्षक आप कैसे चुनते हैं। जैसे एक पुस्तक आपने लिखी टुकड़ों में ज़िंदगी, एक का शीर्षक है वॉर्स विद इन, और एक शीर्षक तो प्रधानमंत्री से बहुत जुड़ता है, और आपकी पुस्तक का शीर्षक भी है मन की बात। किसके मन की बात? देखिए, टाइटल्स का जहाँ तक सवाल है, जैसे वॉर्स विद इन जो आपके सामने ये अंग्रेजी की है, इसमें ये दर्शाता है कि आदमी के अंदर कई किस्म के वॉर्स चलते रहते हैं, तो शब्दों के, विचारों के। तो इसमें एक कोई कविता का टाइटल भी वॉर्स विद इन होगा, तो उन्हीं में से रेंडमली जो मन आ गया वो चुन लेते हैं। जैसे मन की बात है, ये मन की बात मुझे लिखे 3 साल हो गए इसको मन की बात है कि टुकड़ों में ज़िंदगी, ये बेसिकली टुकड़ों में ज़िंदगी जो है वो मेरे शेर या 2 हैं, 2 लाइनर्स, और मन की बात में क्वार्टेट्स या 4 लाइनर्स हैं, मुक्तक कह लीजिए। ये बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में होते हैं, क्योंकि इनको मैं लिखता था मेरे फेसबुक के पेज पर, तो मेरे इंटरनेशनल लोग एतराज़ करते थे, कहते हम कैसे इसको, उन दिनों गूगल ट्रांसलेट नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, आई कैन बी ए बेटर ट्रांसलेटर ऑफ व्हाट आई राइट माई सेल्फ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द एसेंस एंड द मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग इन वन लैंग्वेज। तो कोशिश करके कई दफ़ा डिक्शनरी भी कंसल्ट करनी पड़ती है, और हो जाता है ऐसो कि आजकल सब सुविधा उपलब्ध है। तो ये अब जैसे ये एक इसमें है फिर एक बार, तो फिर एक बार मैंने जो मेरी दूसरी किताब थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया चलो फिर एक बार, तो वो उसकी भी एक टाइटल भी है उसमें, फिर एक बार मुझे बाहरों में ले चलो। तो उस तरह से जैसे तो जब जैसे से विचार आते हैं आपको उदय जी, उन विचारों को कविता में ढालना आसान है या फिर गद्य में? क्या आसान है, कविता या पुस्तक? देखिए, कविता में आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कह सकते हैं, गद्य में आप पुस्तक लिखेंगे तो उसमें समय लगता है। तो सरकार में काम करके अलावा और भी कई सारे जगहों पे हमको अपने हाथ डालते रहते हैं, तो वक्त उतना नहीं हो पाता, तो इसलिए हमको लगा कि कविता बहुत अच्छा है माध्यम। एक वॉर विद इन जो शायद बहुत से लोगों के बीच में चलता है, वो ये है कि अगर मेरा पैशन कुछ है और जीविका के लिए मुझे कुछ और करना पड़ रहा है, तो उसमें मैं संतुलन कैसे बनाऊं? अब एक इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस अधिकारी जो कि बहुत अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम बना सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है, एफिशिएंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आता है या फिर जब विचारों को आप कलम से लिखते हैं तब? काम में जो है रुझान से नहीं होता का, या इसी तरह से जो लिखने में भी नहीं होता। दोनों के लिए चाहिए पैशन और वो इंटरेस्ट में ये फ़र्क होता है कि इंटरेस्ट में थोड़ा ल्यूक वार्म सा रहता है, पैशन मतलब आई एम गोइंग टू डू इट, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा टाइप, उसके ये कोई संतुलन रहता है। ये कार्य क्षेत्र के समय पर लिखना संभव नहीं होता है, तो कभी छुट्टी में लिख लिया, कभी लिख लिया। अब आपसे बात हो रही है, 2-4 विचार आ ही जाएंगे, शाम तक कुछ न कुछ लिख ही देंगे, तो ये चलता रहता है। आप इससे मिले, उनसे मिले, कोई आपके कैमरामैन से मिले, आपके प्रोड्यूसर से मिले, किसी से कोई बात आ गई, कोई जुमला पकड़ लिया या कोई शब्द पकड़ लिया, उससे आ जाता है। कोई चित्र देख लिया तो उसमें भी भाव मिल जाते हैं। ये भी एक किस्म का समझ लीजिए एक्सपर्टीज़ है कि आपने किसी को देखा, किसी के से बात की, उसकी बात या पसंद आई तो भी कुछ मिल गया भाव, नहीं आई तो भी कुछ मिल गया, और न्यूट्रल रहे तो भी कुछ मिल गया। हाँ भी समभाव में है। पर मैं ये भी जानना चाह रहा था उदय जी कि अगर साहित्यिक क्षेत्र से ही जीविका हो जाए तो बेहतर ना हो? बिल्कुल, वे तो साहित्यिक क्षेत्र में जीविका बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में तो साहित्यिक क्षेत्र में जीविका नहीं होती। आप जितने भी हमारे पुराने ज़माने के भी जो बड़े बड़े लेखक थे, सब फटे हाल रहते थे। आजकल तो सब सुविधा संपन्न है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की आय ज़्यादा होती है लेखन से, वो ज़रूरतमंद नहीं होते। तो अब उसको कहते हैं ये नेटवर्किंग, या जिसको आम भाषा में कहते हैं जुगाड़।
लेकिन आज नेटवर्किंग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। आपने भी फेसबुक का उल्लेख किया, तो सोशल मीडिया के जो नए आयाम आज हैं उसका असर आप लिटरेचर पे कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का आयाम बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। लोग सोचते थे कि सोशल मीडिया के आने से लोग पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, किताबें छपनी बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के आने से आजकल मैं तो ये देखता हूँ कि हर आदमी राइटर हो गया है या लेखक हो गया है या पोएट हो गया है। ये तो सराहनीय है। सराहनीय है। अपने मन की बात कोई कह रहा है बिना किसी दाम के लगे, अपने को वाह वाह, किसी को प्रशंसा किसी अच्छी नहीं लगती कि हाँ जी अमित जी ने बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, क्या बात है, वाह बहुत खूब। कई दफ़ा तो बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें भी दिखाई देती हैं सोशल मीडिया में। जैसे मतलब कि कोई बहुत सुंदर ना भी हो तो लोग कहते हैं वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए हैंडसम फोटोग्राफ। तो उससे लोगों की सेल्फ एस्टीम बढ़ती होगी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों को, जो लोगों को लगता है कि किसी ने उनको सराहा नहीं, उनकी कविता को या उनके चेहरे को या उनके हाव भाव को या उनकी लेखन को, तो सोशल मीडिया में बड़े। लेकिन आपने जब अपने कलाम पढ़े पिछले इतने सालों में, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? मुझे तो कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि लोग कहते हैं कि आप नौकरी क्यों करते हैं, यही काम किया करो। खासतौर पे जो बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए कोई कहानी है जो आप सुना सकते हैं आज सुबह सुबह? बच्चों के लिए मैंने सबसे पहली किताब मेरी बच्चों पर ही थी, बच्चों का साम्राज्य। वो बच्चों की रोचक कविताओं के तौर पर थी। अब इस वक्त मेरी किताब है नहीं, जो मुझे जहन में थोड़ा बहुत जो याद है सुना देता हूँ। बच्चे लोग, मम्मी पापा उठो, स्कूल नहीं जाना, दरवाज़ों को ढकते जाना, खाना तुम कैंटीन में खाना, होमवर्क भी वहीं कर लाना। तो एक दूसरे स्टेंजा में ये था कि वीकडेज का पता नहीं था, सारे ही दिन बने थे संडे, टीचर पका रही थी अंडे, बच्चों का ही चला राज्य था, बड़ों पे उनका साम्राज्य था, पेड़ों में थी लगी टॉफियाँ। तो लास्ट में उसमें फिर ये भी था कि ट्रिन ट्रिन की आवाज़ थी आई, बदली करवट साथ जमाई, मम्मी खड़ी थी सिरहाने, बोली क्या स्कूल नहीं जाना, जल्दी उठो, भाग गए सरपट रास्ता अपना। तो इसी तरह से एक थी चूहे की लॉटरी, चूहे की लॉटरी लग गई, चूहे जी की लगी लॉटरी, मिल बैठे पैसे थे भारी, बिल्ली बोली चूहे राजा, हमको भी कुछ आज खिला जा, चूहे खा खा बोर हुई हम, आज खाएंगे अब खाएंगे शहर का खाना। दौड़ा था आता हलवाई, बोला ये क्या फौज तू लाई, रबड़ी दूध मलाई खा जा पर अपनी है आफत ले जा। बिल्ली को देख के कहता है, जब सब जानवर आ रहे थे तो उसने कहा नाना भैया घबराना, अब खाएंगे शहर का खाना। देख साथ में थैली आई, वो भालू ने थी थैली ला दी, जंगल की ले सब आबादी, दौड़े थे जंगल के राजा, सबको तू कुछ आज खिला जा, कुछ ऐसी किस्म के मतलब वो फैंटेसी टाइप की। जी, लेकिन कहानी का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। कहानी सुनानी चाहिए। आप इनकरेज करेंगे कि कहीं लुप्त हो रही हैं स्टोरीज? नहीं, कहानी तो हर किसी के लिए को सुनानी चाहिए। कहानी बेसिकली क्या है, कहानी इज ए केस स्टडी। जैसे पहले हमारे एंशियंट पीरियड में बुद्धिस्ट लोग जो प्राकृत में उनकी जातक कथाएं वगैरह जो होती थी, दे आर बेसिकली वन ऑफ द केस स्टडीज। तो कहानियाँ भी एक किस्म की केस स्टडी है। आप सास से कह के बहू को कुछ सुना रहे हैं जी। तो कहानी का मतलब होता है हर एक में शिक्षाप्रद उसमें होना चाहिए। अब वो कहानी सुनाने वाले को पता होना चाहिए कि हाँ भाई, जब कहते हैं एक राजा बहुत दानी था, गुणवान था, हर एक का आदर करता था, तो बच्चों के मेरे ख्याल से 2 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो उनकी फाउंडेशन बनती है 2 साल तक बनती है। तो उस वक्त उनको इस किस्म की सीख मिले कि हर चीज़, हाँ भाई ये अच्छा है ये बुरा है। हालांकि वो उसके अपने अपने, अब लोग कहते हैं कि हु डिसाइड्स व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, तो वो उसमें, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कॉमनली एक्सेप्टेड। जैसे हमारे अकाउंटिंग में होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दैट्स राइट। उसी तरह से इसमें भी जनरली एक्सेप्टेड गुड थिंग्स और बैड थिंग्स होते हैं। व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल मे नॉट बी गुड फॉर सोसाइटी ऑलवेज। तो ओवरऑल अल्टीमेटली व्हेन वी वर्क फॉर ए लिविंग, सो वी आर नॉट जस्ट आवरसेल्फ, पीपल अराउंड अस। आप हैप्पी नहीं हैं तो आपको अकेले फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आसपास वालों को भी फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत खुश हैं, आपके आसपास के लोग खुश नहीं हैं, तो आपकी हैप्पीनेस मोमेंटरी रहेगी। लेकिन ये बताइए कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें
तो भारतीय परंपरा कहती है उदय जी कि घर में जो गृहिणी है उससे बेहतर फाइनेंस कोई मैनेज नहीं कर सकता, तो घर में फिर कौन मैनेज करता है फाइनेंसेस? हमारे घर में बचत मैं करता हूँ, खर्चा मेरी अच्छा, हमारी गृहिणी करती ये हैं। कार्यक्रम जाएगा दूरदर्शन पर? हाँ, वो जाएगा। वो मुझसे पैसा नहीं लेती हैं। वो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कम्युनिटी हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। उनके अपने आय के स्रोत हैं, मुझसे नहीं लेती हैं। लेकिन वो खुद मुझे ये कहती हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि हमारे यहाँ उल्टा है, तुम खर्चा कम करते हो और सेविंग करते हो, और मैं जो जितना होता है उससे ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करती हूँ। तो अपना अपना तरीका है हैप्पीनेस का। आजकल ये जब दोनों लोग घर में नौकरी करते हैं तो जीविका के क्षेत्र में लगे रहते हैं, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कर रहा है। जो मेरी व्यक्तिगत बात है कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं स्वयं करता हूँ हमारे परिवार का। आप बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो आपने ट्रैवल भी बहुत किया है, आपने संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए आपने काम किया है, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आपने, खासतौर पे सार्क के देश हैं जहां पर आपने अकाउंटिंग सिस्टम्स डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है। तो फिर बैलेंस कैसे करते हैं? और जब बाहर गए, वहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति कैसे देखते हैं आप? फंडामेंटल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम, लेकिन कुछ जगह दे आर मोर कॉमन। जैसे मैं श्रीलंका में रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए काम किया मिड 90s में, तो वहाँ सब कुछ यही का था। थोड़ा फ़र्क था भाषा का। वो मैंने एक दो महीने में, मुझे भाषाएं सीखने का शौक़ है, तो मैं काम चलाऊ सिंहला भी मैंने सीख ली, और तमिल मैंने इसलिए सीखी, मैं तमिल होटल में ही रहता था, वो तो ज़्यादा आसान था, तो वो सीख ली। तो उसके बाद बड़ा आसान था। एंड दे ऑल यूज टू admit openly that we are at the end of it we are the same people, because Sinhalas went from Odisha and Tamils went from Tamil Nadu historically. तो वो है। नेपाल में जब मैं था तो वो नेपाल तो बिल्कुल, नेपाली तो हमको वैसे ही कुमाऊनी आने की वजह से काफ़ी आसान था उसको समझना, थोड़ा सा लिंक मिलाने में 2 हफ्ते में मिल गया था। सो दे ऑलवेज थॉट दैट आई एम वन ऑफ देम। वहाँ बहुत पंथ होते हैं, तो फ्रॉम डे वन आई वाज ट्रीटेड लाइक ए नेपाली। तो वो उससे आपका तो जो वन ऑन वन केमिस्ट्री है वो लोगों के साथ वो बन जाती है। इसी तरह से जब हम ईस्ट तिमोर में थे, दी फर्स्ट एंड एवर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड कंट्री बाय द यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ भाषा इंडोनेशिया चलती थी थोड़ा बहुत, वो भी हिंदी से मिलती जुलती है, उसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स हैं, तो कुछ समय बाद समझ आने लगती है। लोकल लैंग्वेज टेटून भी हमने सीखी। बाद में कुछ समय बाद वो इंडिपेंडेंट नेशन हो गया 6 महीने बाद, तो फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज पोर्चुगीज़ कर ली। देन पोर्चुगीज़ लर्निंग वाज रिक्वायर्ड। तो सरकारी काम सीखी पोर्चुगीज़। कुछ बोल के दिखाएं, या पोर्चुगीज़ में या फिर अपनी कुमाऊनी में। कुमाऊनी में क्यों बुलान पूछा? क्या मतलब हुआ? क्या 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 बोलना है कुमाऊनी में? ये कुछ भी बताइए, आपके ज़िंदगी को अनुभव, थोड़ा कुमाऊनी सुन के अच्छा लगेगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ। पहाड़क जीवन और मैदानी क्षेत्र जीवन में ज़रा फ़र्क हूँ। पहाड़ में संघर्ष ज़्यादा छू, मैदान में आराम ज़्यादा छू। आम आदमी संघर्ष दुई जाग एक जैसे छू। मैंने कोशिश की कि आप नहीं, मुझे पूरा समझ में आया। इसीलिए आप कह रहे हैं पहाड़ में संघर्ष ज़्यादा है, मैदान में संघर्ष कम है। मैंने इसीलिए कोशिश की कि आप समझ जाएं। क्या संघर्ष है? लेकिन अब जब आपने जिक्र कर ही दिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, और क्योंकि डेवलपमेंटल काम आपने काफ़ी किया है, आपने अपनी वाइफ का भी जिक्र किया कि वो भी जुड़ी हैं डेवलपमेंटल कार्य से, उनकी क्या खास चुनौतियां हैं और फिर सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं हम? देखिए, पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या है, आप यकीन करें या नहीं, जीविका की इतनी है, सबसे बड़ी समस्या है ड्रिंकिंग वाटर की, पानी की। पानी पहाड़ों में बहुत होता है, लेकिन जो हायर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पानी, अब लोग कम रहते हैं तो इसलिए वो किसी का ध्यान नहीं जाता। वहाँ लोग क्लस्टर्स में या टाउन्स में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं, तो सारे विकास के काम वहीं होते हैं, पैसा खर्च सरकार का वहीं होता है। गाँव की तरफ एसेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट यू हार्डली सी इन एटलीस्ट इन उत्तराखंड। हिमाचल में काफ़ी विकास हुआ बिकॉज उनका अलग मॉडल है, उसका एरिया भी कम है,
उत्तराखंड में जो एकदम रूरल उत्तराखंड है, वहाँ कोई खास गवर्नमेंट की तरफ से, ये मनरेगा जब से बना तब से ज़रूर कुछ लोगों को मिलने लगा घर बैठे रोज़गार, विच इज़ ए गुड थिंग। उससे कई चीज़ लोकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी हुई, लेकिन अब लोग कहाँ बचे हैं? एवरीबडी वांट्स टू माइग्रेट फ्रॉम द हिल्स टू द सिटीज़, देन सिटीज़ टू कैपिटल सिटीज़, कैपिटल सिटी टू अब्रॉड। तो वो उनका जो संघर्ष यही रहता है कि जैसे कोई ज़्यादातर पहले लोग जो बाहर काम करते थे कि आपको कहीं कैंटीन में आपके दूरदर्शन की में भी ज़्यादा हमारे लोग मिल जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी वही लोग हुआ करते थे, या फिर आपको फ़ौज में मिलेंगे। आजकल अफसर बहुत मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ौज में सिपाही लोग जाते थे, एंड उनको कोई ख़ास तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलती। आफ्टर 15 to 18 ईयर वो रिटायर हो जाते हैं। इफ़ यू आर नॉट अर्निंग योर प्रमोशन तो जल्दी रिटायर हो जाते थे। अब थोड़ा बेहतर है स्थिति। अब महिलाएं और बूढ़े माँ बाप लोग घर में रहते थे, उनका आना जाना उसी में जो कुछ उनको मिलता ख़त्म हो जाता, तो दे नेवर प्लान्ड द काइंड ऑफ लाइफ ए सिटी ड्वेलर कैन। They will live in the same environment. बच्चे पढ़ेंगे, they will be obviously one parent is not there, they will neglect it. The mother has to work in the field to make a living. तो इसको चेंज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस हैं कुछ जिस पर काम किया जा सकता है? काम किया जा सकता है, सोल्यूशन है। आई एम ट्राइंग टू एडवाइज पीपल नाउडेज कि जो खासतौर से हायर माउंटेन में विलेजेस होते हैं, दे कैन बी शिफ्टेड टू द क्लस्टर टाउन्स डेवलप्ड, जैसे चाइना में किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 2-4 लोगों के लिए हर एक गांव में सड़क है, हेल्थ पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, बिजली है, पानी है, वो सब मुहैया कराने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज नोबडी इज स्टेइंग देयर। सो दे कैन शिफ्ट डाउन इफ देयर लैंड कैन बी स्वैप्ड फॉर ए सम काइंड ऑफ ए बिल्ट हाउस। वहाँ को जो एम्प्लॉयमेंट एज में है उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जा सकती है, हॉस्पिटल वगैरह। देन इट इज़ यू आर हैविंग ए इकोनॉमिकली वायबल ग्रुप। अब एक एक गांव में वो पहाड़ के ऊंचाई में जहाँ 3-4 लोग रह गए, वही बुढ़े लोग जिनको कुछ ना सड़क है ना कुछ है, तो इट इज़ मीनिंगलेस फॉर देम। नज़दीक रहेंगे तो उनको क्लस्टर में रहेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ नॉट कट, आई कैन सी माई हाउस, समडे आई कैन गो एंड ट्रैक अप देयर क्या हो रहा है। एंड इफ इट इज़ वायबल यू कैन डू इट अप फॉर मेकिंग सम रिजॉर्ट्स और सम एडवेंचर ट्रेल्स और द ट्रैकिंग रूट्स, वो सब किया जा सकता है। वो सरकारों की सोच है। अब सरकार का काम तो हम नहीं कर सकते, हम किसी को कह ही सकते हैं एज ए सजेशन, तो हम देते रहते हैं लोगों को। तो ये है इसी तरह से जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में है, ड्रिंकिंग वाटर का है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये कई चीज़ें बड़ी सिंपली ड्यूएबल हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स कैन बी प्लक्ड फर्स्ट। तो लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं करते, तो उससे जो है अगर आपकी छोटी छोटी नीड्स पूरी नहीं हुई तो बड़ी बातों से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। लोकल के बारे में सोचना होगा और फिर ग्लोबल आउटलुक भी रखना होगा। आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम किया और हमने देखा कि 2016 में अभी एडवांस एशिया कॉन्फ्रेंस भी हुई दिल्ली में, जो कि IMF ने ऑर्गेनाइज करी, और भारत तो को फाउंडर रहा है IMF का। तो क्या रोल देखते हैं भारत का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में? भारत का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रोल है कि हमारे अपने ड्राइंग राइट्स हैं। वी आर ए प्रमोटर कंट्री एंड ऑलवेज सिग्नेटरी टू ऑल देयर इकोनॉमी रिलेटेड इनिशिएटिव्स। RTFO कंसल्टेशन जैसे सारे कंट्रीज में होता है, हमारा भी होता है। फॉर्चुनेटली और deliberately we have not been taking loans from IMF anymore. That speaks the kind of self-reliance we have achieved. ठीक है, we have some problems, but still it's good to project that yes, here I am, I have my quota, but मैं लोन नहीं ले रहा हूँ IMF से। मैं लोन नहीं ले रहा हूँ। This is helping out others and emerging economies की जो नई साख है वो तो आपने देखी है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ब्रिक्स है, and even in ADB, African Development Bank, where people have stake. India is a member of African Development Bank also. और इस साल तो अब जो वार्षिक सम्मेलन है ब्रिक्स का, उसकी मेज़बानी भारत ही करेगा। हाँ, अभी तो पहला साल ही है शुरुआत का, चेयरमैन भी हमारे ही हैं कामत साहब। सो देखिए, इट हैज़ टू गो ए लॉन्ग वे, बट आई थिंक lot of people in IMF and World Bank are having serious thoughts कि they might take us over, because this is the
combined might of the BRICS countries will be phenomenal. Now that you've mentioned both of them, could you also, for our viewers, highlight what is the difference, basic difference between International Monetary Fund, as the name says, it's a fund, and the World Bank, which is a bank? The International Monetary Fund primarily looks at the economy of the people and advises structural reforms and structural adjustments, how they should do, what kind of fiscal transparencies they should have, long-term sustainability of their economy and finances. Those are the areas. They also lend sometimes technical assistance, like I was IMF's resident advisor in Nepal, so that it was an emerging transition country. So we worked out after studying their old systems and renovated their treasury systems, budgetary systems, and other many more debt management in other areas. World Bank is primarily a bank, so they fund the development activities by giving loans to people on the project basis. IMF doesn't do project funding. They give loans to the countries. It can be normal loan, or it can be extended credit facility, or sometimes it can be a rapid facility. So that depends on your eligibility and the kind of qualifications you have to get those. So primarily these extended credit facility and all is only for those countries who are in stress, fiscal stress, and they have to do certain things. It comes with conditions. World Bank's funding is more of a commercial nature. It is the interest rate may be less, but in terms of exchange rate variation, it goes up. So you actually end up paying much more than what you would have thought, because the developing countries' currency always is under stress. They get devalued or they get undervalued. So those problems always remain. World Bank also does some technical assistance. They have started doing it. Sometimes fund and bank they do it jointly also. On ground there is a coordinated donor activity. So not only World Bank and IMF, but others also, like ADB or European Commission, DFID, USAID. In many countries, India, we have our own development funding to the developing countries in a small way. We call them SDP, small development projects. So that is those coordinated efforts. Basically, they try to handhold everyone. So even as we come to the conclusion of our conversation, you mentioned that some of the accounting incidents have happened in the private sector, and good that it hasn't happened in the government sector, but still you feel that in times to come, the people who are accounting professionals need to be trained more on forensics? Yes, that we are already working on risk-based internal audit in the government, and some of our people, they are qualified also. It is not mandatory, but people have done it on their own volition, because it might get them international acceptability to get jobs abroad also, because most of these international multilateral and other organizations internationally, they like to recruit Indians because they are hardworking, more professional. They have got better vision, because everything in India is big. There are countries who have got population of under 1,000, more than a few thousand or few lakhs, and not many have got the kind of population we have every year growing. So that is one area. Sometimes your biggest weakness becomes your strength. That had happened in India, because you have got a middle class and the consumption pattern is such that you have a huge market. You have the biggest market in the world. उधर जी चलते क्योंकि आपने वन लाइनर बहुत लिखे हैं, कोई वन लाइनर जिससे आज के कार्यक्रम का समापन हम कर सकें? The first one I read, egos are meant to be hurt. Trust your ego before it clashes with your identity. Your ego should not come on the way of your welfare. Learn to be happy from the children. You sure will be. I think that's a very nice thought to conclude this conversation, that learn from children. There's so much to learn from a child, and there's been so much inspiring and so much to learn from your life as well, and to share your life with us today on Doordarshan. Uday Shankar Panji, thank you so much. Thank you very much.